नमस्कार। बीएन परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो ये स्टॉक पे चर्चा का 15वां एपिसोड है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुछ कुशल मंगल होगा। तो इस एपिसोड में आज हम मूविंग एवरेजेस की बात करेंगे। स्टॉक मार्केट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है। उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कितने तरह के मूविंग एवरेज होते हैं और आप उनको थोड़ा सा यूज़ कैसे कर सकते हैं, इन सब की बात करेंगे हम। उसके अलावा जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि कुछ 2-3 स्टॉक 4 स्टॉक जो हमें अच्छे दिख रहे हैं उनकी बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के इस एपिसोड के एजेंडे पर। तो सबसे पहली बात, मूविंग एवरेज होता क्या है। तो आप एक स्टॉक मान लीजिए वो है रिलायंस। तो वो अभी कुछ 2200 कुछ रुपए पे ट्रेड कर रहा होगा। लेट्स से कि वो 2250 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अब आज का उसका प्राइस 2250 है, वो ठीक है, लेकिन एक दिन पहले ज़रूरी तो नहीं है कि वो 2250 पे रहा हो सकता है 2230 पे रहा हो। उसके एक दिन पहले हो सकता है वो 2270 पे रहा हो। उसके 2 दिन पहले आप चले जाओ तो हो सकता है 2150 पे ही रहा हो। तो ऐसा संभव है। तो रोज़ मार्केट में प्राइस चेंज होता है। इनफैक्ट सिर्फ रोज़ नहीं, मार्केट जब तक ओपन होती है ऑलमोस्ट हर सेकंड प्राइस चेंज होता है अगर वो लिक्विड स्टॉक है तो। क्योंकि प्राइस क्या होता है, प्राइस होता है एक एग्रीमेंट है ना, बायर और सेलर के बीच में। तो मान लीजिए कि आपका एक घर है, वो आपको बेचना है। जैसे आप बोल रहे हो कि मैं इसको 30 लाख में बेचूंगा, खरीदने वाला बोल रहा है नहीं नहीं, ये कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है और हम तो बस 20 लाख देंगे। तो आप बोल रहे हो 30 लाख, वो बोल रहे हैं 20 लाख, फिर आपका निगोशिएशन होगा, ठीक है। तो जिस प्राइस पॉइंट पे आपका सेलिंग एग्रीमेंट हो जाएगा, दैट प्राइस पॉइंट है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपने 25 बोला था, बीच में उसने है ना कुछ और बोला था, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि किस प्राइस पॉइंट पे दोनों बायर और सेलर का सौदा हो जाता है, राइट, डील हो जाती है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो निगोशिएशन वाला प्राइस है वो आप देख सकते हो, वो जो मार्केट ऑर्डर दिखाता है ना, NSE BSE दोनों, आप कोई भी ब्रोकर यूज़ करते हो उसमें दिखाता है, तो वो है, दैट इज़ अबाउट द प्राइस। तो वो हमारे लिए प्राइस, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है जो एक्चुअली जिस पे कोई डील हुई है, ख़रीदारी हुई है या किसी ने बेचा है, राइट। तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो अब ये मूविंग एवरेज क्या करते हैं, दे आर बेसिकली स्टैटिस्टिकल टूल, है ना। तो अगर हम बात करें तो लेट्स से ये नूरो करके एक है ना, न्यूरोमेट्रिक्स, ये US लिस्टेड स्टॉक है, इंडिया में लिस्टेड नहीं है, बस एक एग्जांपल है। चूँकि ये काफ़ी एक्सट्रीम एग्जांपल है तो इसलिए ये दिखाना ज़रूरी है। तो जैसे आप बात करें तो ये 20 जुलाई को 3 गुना हो गया स्टॉक, राइट। $4 में खुला और है ना $10 के ऊपर क्लोज़ हुआ। तो अब ये $10 पे क्लोज़ हुआ, अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन $20.80 पे क्लोज़ हुआ, उसके अगले दिन क्या हुआ, $24.73 पे क्लोज़ हुआ, राइट। तो अब इसका अगर आप एवरेज निकालोगे, मतलब ये बड़ा नॉइजी टाइप का स्ट्रक्चर हो गया प्राइस का, राइट। बड़ा पहले, इसके पहले ये देखिए, उसके एक दिन पहले अगर आप देखोगे तो $3.26 का ही था, अगले दिन $10 का हो गया, उसके अगले दिन $20, उसके अगले दिन $25 ऑलमोस्ट, राइट। तो ये $3 से $3.25 से लेके ऑलमोस्ट $25 तक हो गया पिछले 4-5 दिन में। तो अब ये काफ़ी नॉइजी स्ट्रक्चर है स्टॉक का। तो अब आप इसको मतलब आप कैसे समझोगे, है ना। तो इसको समझने के लिए आप मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हो। तो मूविंग एवरेज करता क्या है, जैसे मान लेते हैं आप कोई 3 दिन का मूविंग एवरेज प्लॉट करे, तो वो क्या करेगा, अगर आप इस दिन के लिए देखोगे उस मूविंग एवरेज की वैल्यू, तो वो कहेगा इसकी वैल्यू ले लो, इसकी वैल्यू ले लो, राइट, और जो अभी चल रहा है उसकी क्लोजिंग वैल्यू ले लो। तो ये 3 दिन का प्राइस जो क्लोज हुआ है वो ले लेगा और उसका एवरेज प्लॉट कर देगा, तो वो हुआ। तो मूविंग एवरेज में सिर्फ एक इनपुट होता है, वो होता है टाइम पीरियड का, कि आप कितना टाइम पीरियड ले रहे हो सकता है 5 दिन का, हो सकता है 10 दिन का हो, मतलब दिन नहीं बोलना चाहिए, 5 हो सकता है टाइम पीरियड, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप 50, 100, 200, आपको जो समझ में आता है वो आप ले सकते हो। अभी बात करेंगे कि वो कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा लेना है। तो अभी तक एकदम बेसिक्स की बात हो गई कि भाई मूविंग एवरेज होता क्या है और उसका जो है क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये मतलब ये क्या करता है, नॉइज़ को रिमूव करके डेटा को स्मूथ कर देता है। और मूविंग एवरेज क्या करता है, मूविंग एवरेज अगर आप ये तो छोड़ देते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स से
नेशनल एल्युमिनियम, राइट। सो अगर हम नेशनल एल्युमिनियम लेते हैं तो आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज ट्रेंड लाइन की तरीके भी काम करता है। देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ड्रॉ की है, और मूविंग एवरेज भी आप देखेंगे 50 डे का, तो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब एकदम सेम तो नहीं होगा। आई विल कम टू इट कि वो क्यों सेम नहीं होता, थोड़ा डिफरेंस क्यों होता है, बट मोर और लेस ट्रेंड लाइन की तरीके भी काम करता है। तो आप देखेंगे जो मूविंग एवरेज होता है ना, ये आपको ट्रेंड बताता है स्टॉक का, ठीक है। अगर किसी स्टॉक का 50 डे का मूविंग एवरेज ऊपर चलता जा रहा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी थोड़ा और पीछे चले आते हैं, तो ये मान लिया, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ये 50 डे का मूविंग एवरेज है, ये जो ऑरेंज कलर वाला है, तो ये क्या है, ये फ्लैट है, राइट, वहीं पे मूव कर रहा है, कुछ ना तो बहुत ऊपर जा रहा है ना तो बहुत नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो बता रहा है कि स्टॉक एक्चुअली वही कर रहा है, राइट। तो अब 50 डे मूविंग एवरेज, इसका मतलब क्या है, पिछले 50 दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है उनका सबका एवरेज वो डिनोट करेगा उस दिन की वैल्यू। अभी यहाँ से आप अगर देखोगे तो ये नीचे गिरने लगा 50 डे का मूविंग एवरेज, वो ये ट्रेंड बता रहा है कि स्टॉक जो है अब नीचे गिर रहा है, राइट। और फिर यहाँ से आप देखोगे तो उसने बता दिया कि अब जो है स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ थोड़ा सा फिर नीचे आया और फिर ये स्टीप जंप आया। अच्छा, अब फिर आपने देखा कि ये अभी वैसे ही कर रहा है। तो जो मूविंग एवरेजेस होते हैं वो करते क्या हैं, दे एक्ट एज रेजिस्टेंस ऑल्सो। तो यहाँ अब आप देखोगे ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया पहले, फिर नीचे से ऊपर क्रॉस करने की कोशिश की बट कर नहीं पाया। तो 50 डे मूविंग एवरेज कैसा काम कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरीके काम कर रहा है, राइट। और ये जो ग्रीन वाला है ये 200 डे मूविंग एवरेज, वो भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो 50 डे मूविंग एवरेज के पास गया, लेकिन ये रेजिस्टेंस की तरीके काम किया, ये फिर नीचे आ गया। लेकिन एक बार जब ये क्रॉस कर गया, क्लोजिंग हो गई, तो उसके बाद यही 50 डे मूविंग एवरेज जो अभी तक रेजिस्टेंस की तरीके काम कर रहा था, वो अब सपोर्ट की तरीके काम करने लगा। इसे आप बोलते हो लॉ ऑफ पोलैरिटी, राइट, डुअलिटी, सुख दुख, जीवन मृत्यु, दिन रात, है ना। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो चीज़ रेजिस्टेंस की तरीके काम करती है क्योंकि प्राइस उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, वही चीज़ जब प्राइस ऊपर आ जाता है और रेजिस्टेंस नीचे चले जाता है तो सपोर्ट बन जाता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ पोलैरिटी। तो यहाँ पे आप देखोगे ये रेजिस्टेंस की तरीके काम कर रहा है, यहाँ पे आप देखोगे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ फिर से सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब देखो 200 डे मूविंग एवरेज ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, ये भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस की तरीके काम किया, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया, थोड़ा गया फिर नीचे आ गया। अच्छा, एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं ये कोई पॉइंट नहीं होते, तो यू कैन नॉट रियली से कि ये 200 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू अगर देखें यहाँ पे तो 36.51 है, राइट। तो अब ये नहीं है कि 36.51 के ऊपर स्टॉक क्लोज कर दे तो इसका मतलब ये है कि वो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। यू हैव टू गिव इट सम टाइम, थोड़ा समय दे के आपको, क्योंकि ये रेंज होता है, दिस इज़ नॉट साइंस, है ना, ये आर्ट है, तो यहाँ पे रेंज होती है। अल्टीमेटली ये यहाँ पे कन्वर्ज होकर क्रॉस किया और देन यू कैन सी। तो फिर से ज़रा अगर रिवाइज करें तो मूविंग एवरेज क्या है, स्टैटिस्टिकल मेथड, क्या करने के लिए, नॉइज़ रिमूव करने के लिए, डेटा को स्मूथ करने के लिए। क्या क्या बता सकता है, ये ट्रेंड बता सकता है, किस तरीके काम करता है, सपोर्ट की तरीके काम करता है, रेजिस्टेंस की तरीके काम करता है। तो ये बात हो गई मूविंग एवरेजेस की। अब आते हैं कि मूविंग एवरेजेस में ये टाइप क्या क्या है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा चार्टिंग करके एक वेबसाइट है, यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या यूज़ कर सकते हैं हम इसका। कोई भी एक स्टॉक पिक कर लेते हैं, लेट्स से थोड़ा जो बहुत ट्रेंड किया हो वैसा स्टॉक पिक करते हैं, तो नितिन स्पिनर पिक कर लिया, राइट। अब ये मूविंग एवरेज है, तो 3 मूविंग एवरेज हम प्लॉट कर रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पे, है ना। अब ये प्राइस आप पिक कर सकते हो कि जो एवरेज निकालना है वो किसके बेसिस पे निकालना है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। जनरली क्लोज इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इसको ऐसे समझिए, सुबह जैसे मान लेते हैं जैसे वो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुआ है ना, तो ओपन कैसे किसने किया आर्ग्यूमेंट, बड़ा अच्छा किसने किया, इट डजेंट मैटर। बीच में किसने बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया, दैट ऑल्सो डजेंट मैटर। उसी बीच में किसने सबसे ख़राब आर्ग्यूमेंट दिया, दैट ऑल्सो डजेंट मैटर। क्लोज के टाइम में जिसने सबसे अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया, जिसके सपोर्ट में जज की ओपिनियन गई, जिसके सब फेवर में जजमेंट गया, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। तो सेम कंसेप्ट यहाँ आपको अप्लाई करना है कि पूरे दिन बुल्स और बियर्स की लड़ाई हुई, कौन शुरू में जीता, कौन बीच में आगे था, कौन बीच में सबसे पीछे था, उससे कम फ़र्क पड़ता है। सबसे फ़र्क पड़ता है कि जब दिन का काम खत्म हुआ, वो लड़ाई खत्म हुई, तो कौन जीता। तो वो क्लोज हमें इसलिए देखना होता है। तो पहला मान लेते हैं, ये सिंपल मान लेते हैं, ठीक है। और ये मान लेते हैं लेट्स से 20 डे का ही रखते हैं, राइट। फिर अगला जो मानेंगे वो हम थोड़ा एक्सपोनेंशियल देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस समझने के लिए वो अगर हम प्लॉट कर देंगे तो समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस कैसे दिखता है। तो अगर आप हम इसको अपडेट कर देते हैं चार्ट को, तो आपको मूविंग एवरेज दिखने लगेगा।
ये RSI रिमूव करना है, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो ये क्या बता रहा है, देखिए ये जो पर्पल है दैट इज़ मूविंग एवरेज फॉर 20 डेज, ग्रीन वाला दैट इज़ मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये ब्लैक वाला वेटेड मूविंग एवरेज, राइट। तो अब बात करते हैं सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है। सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है कि अगर हमने सिंपल मूविंग एवरेज, ये तो पहली बात तो टाइम पीरियड हमने सबके लिए सेम रखा है, राइट। यहाँ पे आपको दिख रहा है 20-20-20, राइट। तो 20-20 दिन का हम ले रहे हैं, तो 20 दिन का मतलब क्या है, मान लेते हैं ये दिन है, राइट। ये 22 जुलाई। तो अगर 22 जुलाई को अगर हमें मूविंग एवरेज की वैल्यू निकालनी है सिंपल मूविंग एवरेज की, तो कुछ करना नहीं है, यहाँ से आप 19 दिन और पीछे चले जाओ और 20 वाला ऐड कर लो, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 20 डे के एवरेजेस, और उसकी वैल्यू से आपको ये पर्पल वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो वो आप प्लॉट कर दोगे और ऐसे ही वो सारे पॉइंट मिला दोगे तो आपको मिल जाएगा ये प्लॉट। अब ये दूसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है, एक बात बताइए, स्टॉक मार्केट में जो लोग ये बोलते हैं कि प्राइस इज अल्टीमेट फैक्ट, प्राइस हैज़ नो बायस, प्राइस एक्शन ट्रेडर होते हैं, उनके लिए प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अच्छा, उसके लिए थीसिस क्या है, क्यों प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट है? उसके लिए थीसिस ये है क्योंकि प्राइस अगर आप देखोगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप में रखता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैनेजमेंट कैसा कर रहा है, बिजनेस कैसा कर रहा है, कंपटीशन कैसा चल रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसा है, एक्सपोर्ट मार्केट से क्या हो रहा है, जो आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो अगर कर रहे हो तो उसके क्या इम्पैक्ट है, वो सब कुछ एसिमुलेट करके प्राइस आपको एक वैल्यू देता है कि वेदर जो आउटलुक है वो फ्यूचर का वो अच्छा दिख रहा है या बुरा दिख रहा है, तो वो आप मान के चलते हो, राइट। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे ये 22 जुलाई को मैंने जो वैल्यू बोली थी, ये 22 जुलाई ये पॉइंट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसको मार्क कर देते हैं तो ये राइट, तो ये अगर हमने 22 जुलाई की वैल्यू ले ली, तो आप एक बात बताइए, 22 जुलाई में अगर आपने सिंपल मूविंग एवरेज देखा तो वो लास्ट 20 डेज के बराबर वेट देगा, जो भी आपके पिछले 20 दिन के क्लोजिंग प्राइस हैं वो सबको बराबर वैल्यू देगा। लेकिन आप तो मानते हो कि प्राइस जो है सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है, तो जो करंट प्राइस है उसमें ज़्यादा अच्छी रियलिटी होगी। तो अगर आप ये मानते हो, ये थीसिस सही है, तो फिर जो रीसेंट के प्राइसेस है, मतलब 22 जुलाई वाला, उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए, और जो उसके पीछे के हैं, मान लो 21 जुलाई, 20 जुलाई, 19 जुलाई, 18 जुलाई, वो आप संडे और सैटरडे हटा देना, तो उन सबको कम वैल्यू मिलनी चाहिए। तो अगर आपको वो देखना है तो वो करता है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो सिंपल मूविंग एवरेज क्या करता है, सबको बराबर वेट देता है, पर डे जो क्लोजिंग प्राइस है सबको बराबर, पर डे पर वीक जो भी आपका है ना, पर आवर जो भी आप ले रहे हो। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो क्या करता है, जो रीसेंट प्राइस है उसको ज़्यादा वैल्यू देता है, जो जितना ज़्यादा डिस्टेंट प्राइस है उसको कम वैल्यू देता है, ठीक है। और जो वेटेड मूविंग एवरेज होता है वो क्या करता है, वो वॉल्यूम को कंसिडर करता है ये देखने के लिए कि किस प्राइस पॉइंट पे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, उसके हिसाब से एवरेज निकालता है, ठीक है। तो ये 3 हो गए। अब अगर आप देखोगे इसमें, तो जो सबसे फास्ट मूव करेगा वो कौन सा होगा, वो ब्लैक वाला होगा, राइट। ये जो जनरली WMA कोई ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, वेटेड मूविंग एवरेज, ज़्यादातर लोग सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर रीसेंट प्राइस को ज़्यादा वेट दे रहा है EMA एज़ कम्पेयर टू SMA, जो कि सिर्फ बराबर वेट देता है, तो EMA ज़्यादा जल्दी करेंट प्राइस के क्लोज आ जाएगा। इसका मतलब ये कि जो अगर आप ट्रेंड फॉलोवर हो तो EMA थोड़ा ज़्यादा सेंस बनाता है। वो इसलिए बनाता है क्योंकि EMA अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देख लो, तो EMA कर क्या रहा है, EMA कर ये रहा है कि बहुत जल्दी पहुँच जाता है। आप देखो ये EMA है, ये ग्रीन वाला, राइट, और ये जो पर्पल वाला है दैट इज़ सिंपल मूविंग एवरेज। तो ये जो EMA है ये जल्दी प्राइस के करीब पहुंच जाता है, तो ये जो ट्रेंड बताने का काम करे थोड़ा जल्दी कर देगा, तो ये आप कह सकते हो। लेकिन मतलब ये एकदम बहुत ही कोई साइंस नहीं है कि एकदम यही करना है आपको। जैसे हम तो सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, और अगर आपको ज़्यादा ही चिंता है कि वो ट्रेंड सही से नहीं फॉलो कर रहा है तो आप टाइम पीरियड घटा दो, राइट। टाइम पीरियड अगर घटा दोगे तो तब भी तो वो जल्दी कैप्चर कर लेगा, तो आप सिंपल मूविंग एवरेज से भी काम चला सकते हो। तो इतना इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बट आप डिफरेंस समझ जाइए। सिंपल मूविंग एवरेज मतलब बराबर वेट है प्राइस का, EMA मतलब रिसेंट प्राइस को ज़्यादा वेट है, WMA मतलब वॉल्यूम के हिसाब से आप जो है एवरेज प्राइस देखते हो, तो उसके मूविंग एवरेज को आप WMA बोलते हो। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि मेजर मूविंग एवरेजेस क्या हैं और उनका सिग्निफिकेंस क्या है,
ठीक है। तो मेजर मूविंग एवरेज क्या है भाई, इसमें तो कॉमन सेंस है। आप सबसे बड़ा क्या सोच सकते हो, वैसे तो साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से देखोगे तो 52 वीक्स होते हैं, तो आप वो 52 है ना, तो मतलब 104 दिन तो आप ऐसे ही हटा दो, ठीक है। तो आपके बचे 260 दिन, उसके बाद 15 दिन के करीब आप छुट्टी निकाल दो, तो बचे कितने आपके पास, 250 दिन बचा है ना। तो 45 से 250 दिन आपके ट्रेडिंग के बचता है। तो अगर आप 250 दिन का मूविंग एवरेज ले लोगे तो वो पिछले एक साल की हिस्ट्री ले लेगा, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप करते क्या हो जनरली, आप जनरली 200 डे मूविंग एवरेज लेते हो, जैसे ये है, ठीक है। और 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज जो कि यहाँ पे नहीं है, और 20 डे मूविंग एवरेज। ये मेजरली 4 मूविंग एवरेजेस हैं, 200 डे, 100, 50, 20। तो 200 डे मूविंग एवरेज क्या होता है, 200 डे मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे सिंपल भाषा में, तो आप ये कह सकते हो कि 200 डे मूविंग एवरेज लास्ट पॉइंट है जहाँ पे बुल्स की उम्मीद थोड़ी जिंदा है। तो एक बार स्टॉक अगर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब यहाँ पे कोई बुलिश सेंटिमेंट तो बचा ही नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो ये नेशनल एल्युमिनियम का ही चार्ट है। ये आप देखो 2016 मार्च में 37 रुपये के आसपास में इसने 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया। उसके बाद इसने कभी, ये बीच में थोड़े पीरियड के लिए आया नीचे, बट आप देखोगे तो 2018 तक उसने 95 का हाई बना दिया विदाउट बीइंग बिलो 200 डे मूविंग एवरेज फॉर अ वीक। तो ऐसा इसने किया, लेकिन एक बार जब ये नीचे आ गया, आप ये देखो, तो ये फिर बीच में इसने है ना थोड़ा अटेम्प्ट किया ऊपर आने का, बट वो चल नहीं पाया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये आप डिसेसिवली कह सकते हो कि ये पॉइंट है जहाँ पे ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। वैसे प्राइस पॉइंट दोनों सेम ही है, 75 के अराउंड है, तो यू कैन से तो 75 रुपये पे था, और अगर आपने वो होल्ड कर लिया होता तो आपकी हालत ख़राब हो जाती। 75 रुपये का स्टॉक 27 रुपये पे जाके बॉटम हुआ। ये जो कोरोना का फॉल था मार्च, और इनफैक्ट ये तो मई में इसमें बॉटम बना। तो आप अगर आप ये देखोगे तो 200 डे मूविंग एवरेज इसलिए बुल्स के लिए लास्ट स्टैंडिंग होप है। वो अगर एक बार गिर गया तो फिर कुछ नहीं बचा। उसका उल्टा भी सही है, जब 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जब एक बार स्टॉक आ गया तो फिर यू कैन से कि लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है स्टॉक के लिए वो बुलिश हो गया। तो आप ये दो चीज़ें निकाल सकते हैं। अब 100 डे मूविंग एवरेज वो आप यूज़ कर सकते हैं। कई बार होता क्या है कि स्टॉक एक रैंडम पैटर्न पे ट्रेड कर रहा होता है, तो उसमें आपको करना कुछ नहीं होता। आप जाइए और ये जो आपके मूविंग एवरेजेस हैं, अच्छा इसमें तो नहीं है ऑप्शन, बट वैसे कई बार होता है ऑप्शन, यू कैन जस्ट चेंज ये टाइम पीरियड। तो वो टाइम पीरियड आप चेंज करके आप देखो कि स्टॉक कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो आपको रिलेवेंट मूविंग एवरेज पता चल जाएगा उस स्टॉक के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग है, तो ज़्यादातर लोग करते नहीं, बट ये आप करोगे तो काफ़ी चीज़ सीख जाओगे। तो ये हुआ। अब ये 50 डे मूविंग एवरेज आप ये कह सकते हैं ये मीडियम टर्म ट्रेंड बताता है स्टॉक का। तो जनरली एक स्टॉक जो मीडियम टर्म में अप ट्रेंड में है, इट शुड रिस्पेक्ट 50 डे मूविंग एवरेज। अगर नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि मीडियम टर्म ट्रेंड जो है ख़राब हो गया उसका। और 20 डे मूविंग एवरेज इसी तरीके वो शॉर्ट टर्म, क्योंकि वो सिर्फ 20 दिन का प्राइस ले रहा है, राइट। 200 दिन वाले में 200 दिन का प्राइस ले रहा है, तो वो ज़्यादा बड़ा ट्रेंड है, तो इसलिए वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। तो ऐसा आप बोल सकते हो। अब ये आप अगर वीकली में चले जाओगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि 200 वीकली मूविंग एवरेज है ना, सिंपल, उसमें जब उसके आसपास प्राइस होता है, जब उसको क्रॉस करता है प्राइस, तो आप वहाँ से कह सकते हो कि ये जो है डीप वैल्यू पॉइंट है टेक्निकली, और वहाँ से आप लॉन्ग जा सकते हो। तो जैसे अब नेशनल एल्युमिनियम की बात करें तो ये 55 रुपये के आसपास में 15 मार्च के करीब था ये प्राइस पॉइंट। वहाँ से आप देखोगे तो इट ऑलमोस्ट डबल्ड। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। अच्छा, एक और चीज़, ये अगर आप देखोगे तो गोल्डन क्रॉस, डेथ क्रॉस, तो वो क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, 200 डे मूविंग एवरेज ऊपर चला गया, 50 डे मूविंग एवरेज नीचे चला गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी चीज़ का 200 दिन का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है लेकिन 50 दिन का परफॉर्मेंस बुरा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। तभी तो उसकी जो रीसेंट की परफॉर्मेंस है वो ख़राब है, लेकिन बड़ी जो लॉन्गर टाइम फ्रेम में परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छी है। तो ये इसका मतलब ये है कि वो डाउन ट्रेंड में है, तो इसको आप बोलते हो डेथ क्रॉस, ठीक है। इसके नीचे आप कह सकते हो कि एक्चुअली आप स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हो। अगर आपने शॉर्ट किया होता है यू कुड हैव मेड गुड मनी। उसका उल्टा भी होता है। तो जब छोटे टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज क्रॉस करता है बड़े टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज को, इसका मतलब ये है कि
ट्रेंड जो है अब चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये कि अप ट्रेंड में आ रहा है स्टॉक, विच इज़ व्हाट हैपेंड ऑन 2 दिसंबर, राइट। तो यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, ये ऑरेंज लाइन क्रॉस कर गई ग्रीन लाइन को, तो यहाँ से अप ट्रेंड आप कह सकते हो आया। तो ये होता है गोल्डन क्रॉस, यहाँ पे आप लॉन्ग जा सकते हो, यहाँ आप लॉन्ग जाते तो अच्छा पैसा कमाते। तो ये दो चीज़ें आप समझ गए, डेथ क्रॉस, गोल्डन क्रॉस। डेथ क्रॉस इज़ फॉर शॉर्ट और गोल्डन क्रॉस इज़ फॉर लॉन्ग। तो ये दो आप कह सकते हो ट्रेडिंग सिग्नल। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप 200 दिन और 50 दिन का ही लें, उसमें बस ये कि एक बड़ा मूविंग एवरेज होगा ज़्यादा टाइम फ्रेम का, टाइम पीरियड्स का, और एक छोटा मूविंग एवरेज होगा लेसर टाइम पीरियड्स का, ठीक है। अब आप कौन सा लेते हो नहीं लेते हो वो आपके ऊपर है। जनरली 200 डे 50 डे यूज़ करते हैं लोग कॉम्बिनेशन में। अब उसमें आप देखोगे, अगर आप दिन करीब कर दो, मान लो 50 दिन और 80 दिन का ले लो, तो उसमें बहुत सारे सिग्नल मिलेंगे, वो बार बार क्रॉस करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो अगर दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, जो मूविंग एवरेज आप ले रहे हो, जैसे यहाँ 50 और 200 है, तो वो कम सिग्नल देगा, लेकिन जो सिग्नल देगा वो क्लीन होंगे। तो आप अगर इसको 50 और 60 कर दोगे तो बहुत बार बार क्रॉस करेगा, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, बार बार एग्जिट एंट्री। मतलब हो सकता है कि आपको पसंद हो तो आप कर लें। एक कंसेप्ट होता है जो बस नाम लेके छोड़ देंगे, MACD, आई डोंट यूज़ इट, मतलब, लेकिन वो होता है मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ठीक है। तो वो आप दो पॉइंट देते हो, उसके जो मूविंग एवरेजेस का डिफरेंस है उसके हिसाब से वो वैल्यू देता है, ठीक है। वो बहुत लोग यूज़ करते हैं, बट हम नहीं यूज़ करते, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हमें नहीं चाहिए, सिंपल सिंपल चार्ट चाहिए। सो दैट वाज अबाउट द मूविंग एवरेजेस। तो अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो आप जो है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और अगले एपिसोड में स्टॉक पे चर्चा के हम वो सवाल आपके ले लेंगे, और उसके बारे में क्या बताया जा सकता है, क्या समझा जा सकता है, वो देख लिया जाएगा आपके सवाल के हिसाब से कमेंट सेक्शन में। तो ये रहा मूविंग एवरेजेस। अब चलते हैं थोड़ा सा कि स्टॉक्स कौन से अच्छे दिख रहे हैं। उसके पहले हम थोड़ी सी ये बता देते हैं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, चैनल भी है, पब्लिकली फ्री अवेलेबल है। वहाँ आप जाके जो है ज्वाइन कर लेंगे तो आपको डिस्कशन में आसानी हो जाएगी। तो जैसे अगर आप हमारे ट्विटर में जाएंगे तो ये आपको प्रोफाइल पे ये लिंक ट्री का लिंक है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा टेलीग्राम ग्रुप, राइट। तो ये आप कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा आसानी हो जाएगी डिस्कशंस वगैरह के लिए। हमारी मेंबरशिप भी है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो 1 सितंबर को ओपन होगी। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द स्टॉक्स। तो पहला स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे वो है अमृतांजन। वैसे अमृतांजन कौन नहीं जानता, मोस्टली लोग जानते होंगे, इनका बहुत फेमस बाम आता है, ठीक है। तो काफ़ी नोन ब्रांड है पेन रिलीविंग सेगमेंट में। अगर आप इनका मंथली चार्ट देखते हैं तो ये क्या है, काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड रहा है। ये आप 2010 का टाइम छोड़ दें, एक बार इसने ऑल टाइम हाई इधर ये ब्रेकआउट दिया मंथली टाइम फ्रेम में, हाईएस्ट एवर क्लोज 116, तो इट डिड वेल, राइट। और फिर ये अच्छा मूव किया है। वीकली में अगर आप देखोगे तो कुछ वैसा नहीं है। ये आप देखोगे तो मार्च 2020 में जो फॉल आया था वो 200 वीकली मूविंग एवरेज के पास से रिटर्न हो गया, राइट। सो दैट इज़ अ डीप वैल्यू बाइंग जोन टेक्निकली। खैर, अभी डेली पे आ जाते हैं। तो डेली पे अगर आप देखोगे तो ये कर क्या रहा है, बड़ा सिंपल और अच्छा पैटर्न है। ये आप देखो इसने क्या किया है, ये एक बार आ गया जब अप ट्रेंड में कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, राइट। यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस कर गया 200 डे मूविंग एवरेज को, और इसके बाद इसने स्टॉक ने थोड़ा टाइम लिया है, और फिर जब एक बार यहाँ पे ये बिग ग्रीन कैंडल आई है, अर्निंग्स की वजह से आई होगी पॉसिबली नवंबर में, उसके बाद से 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीफली इसने उसके नीचे क्लोजिंग दी थी, बट बहुत शार्प रिकवरी थी, 3-4 दिन के अंदर वो रिकवर हो गया। और फिर आप देखोगे तो 50 डे मूविंग एवरेज के पास घूम के अपवर्ड्स मूवमेंट दे रहा है। तो अप ट्रेंड में है स्टॉक, ये इतनी बात हमको समझ में आ गई। अभी देखते हैं कि और क्या दिख रहा है हमें। आप ये देखिए, ये जब अभी फॉल आया तो ये फॉल आया, ये ठीक है, इसमें भी फॉल आया, बट ये कोई बहुत बड़ा एज सच नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसने स्टॉक ने रिकवरी दिखाई बड़ी अच्छी। ये आप देखो फ्लैट लाइन है ना, तो ये आप कह सकते हैं यहाँ पे फ्लैट लाइन ब्रेकआउट होने वाला है।
अब वो थोड़ा सा अगर आप पिवट देखोगे तो थोड़ा सा ऊपर कर देता है, 730 के अराउंड आप कह सकते हो कि इसका पिवट है। अच्छा, ये क्रॉस करने में उसको थोड़ा हो सकता है थोड़ा बाइंग फोर्स ज़्यादा चाहिए हो, बट चूँकि ये फंडामेंटली बड़ी अच्छी कंपनी है, इसको ज़्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए ये क्रॉस करने में। थोड़ा स्क्रीनर देखते हैं और देखते हैं कि कुछ दिखता है अलग। वैसे बड़ी फेमस कंपनी है, ज़्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं। 2000 करोड़ मार्केट कैप है, पीई कुछ 32 के अराउंड है, डिविडेंड देती है कंपनी, आरओसी आरओई बड़ा हाई है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी बड़ा हाई है विच इज़ एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये एफएमसीजी टाइप की कंपनी है, फार्मा स्पेस से ओटीसी प्रोडक्ट है, राइट, ओवर द काउंटर बेचते हैं ये। तो ये करते क्या है, पेन मैनेजमेंट, वुमेंस हाइजीन, पैकेज्ड फ्रूट जूस ड्रिंक, और ये जो लास्ट टू सेगमेंट है दे आर नॉट रियली बिग, लेकिन ये जो इनका पेन रिलीविंग सेगमेंट में है उसमें काफ़ी अच्छा लीडरशिप पोजीशन है इनके पास। तो जो लास्ट 10 ईयर पी है वो भी 29 के अराउंड रहा है, तो इट इज़ नॉट एज इफ़ कि ये कुछ नया हो रहा है। अच्छा, जनरली अगर आपको मोमेंटम देखना है तो आप ये भी एक तरीका है देखने का, जो करंट पी है एवरेज पी से के करीब हो या उससे थोड़ा ऊपर, इसका मतलब है कि मार्केट इज़ स्टिल विलिंग टू पे हायर वैल्यूएशन, है ना, प्रीमियम वैल्यूएशन टू द कंपनी। उसका मतलब है कि मार्केट अभी भी कंपनी को पसंद करती है। खैर, तो इसमें और कुछ खास देखने के लिए ऐसे ये देखिए कैश कन्वर्जन साइकिल है ना, ये नेगेटिव है, ये बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब ये कि बिजनेस बहुत ही अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं। अब ये जितना ज़्यादा वो उतनी बुरी बात है, ठीक है। अच्छा, अब ये हर बिजनेस में संभव नहीं है, तो ये भी आपको देखना है। अब कैश कन्वर्जन साइकिल इनकी नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि नेट में अगर आप देखो तो इनके पास पैसे पहले आ जाते हैं और ये बेचते बाद में, सामान इनके यहाँ से बाद में जाता है, तो आप ये कह सकते हो। अब इसमें क्या होता है, 3 होते हैं, एक होता है कि डेटर डेज होता है ना, एक होता है इन्वेंट्री डेज, और दूसरा होता है कि क्रेडिटर डेज, ठीक है। तो उन तीनों का अगर आप सम लोगे ना तो तब वो -41 डेज आ रहा है। ज़्यादा आपको जानना है गूगल कर लीजिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट में पूछ लीजिए, विल टॉक अबाउट इट इन सम अदर एपिसोड। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये काफ़ी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रही है। अगर थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेल्स और मार्जिन कैसे रहे हैं, तो ये देखिए आप कंसिस्टेंटली। अब ये अगेन ये साइक्लिकल बिजनेस नहीं है, डोंट से दैट इट इज़ साइक्लिकल जस्ट बिकॉज ये एक क्वार्टर अच्छा देता है फिर ख़राब हो जाता है। इसका मतलब ये कि ये साइक्लिकल नहीं है, इसका मतलब ये सीजनल बिजनेस है। दोनों में डिफरेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग मिस कर देते हैं। देखिए काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ रही है, प्रॉफिट ग्रोथ उससे भी अच्छी रही है ना, रिसेंटली प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। स्टॉक प्राइस 10 साल में अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किया है, 5 साल में भी अगर आप देखोगे तो वही सही है, लेकिन पिछले 3 साल से अगर आप देखो तो प्रॉफिट ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस उतना तेज़ी से नहीं ग्रो किया है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी और ये सेल्स ग्रोथ वगैरह ज़्यादा अच्छे हो गए। अच्छा, ये हमको यहाँ दिख भी जाएगा अगर आप पी रेशियो में देखोगे ना, ये देखो, तो पी रेशियो कभी इसका 60-60 के करीब होता था, राइट, 60 के अराउंड इट यूज़ टू ट्रेड, है ना। इसका मीडियन पी है वो 32 के अराउंड है, और जो तो वो आप मतलब मीडियन पी इसका 42.3 के अराउंड है, राइट, 42.4। तो ये अभी तो मीडियन पी से भी नीचे ट्रेड कर रहा है रिसेंट हिस्ट्री में, अगर आप देखोगे तो 5 साल की, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि इसमें अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर की स्टेक 50% है, FII के पास थोड़ा है, DIIs के पास काफ़ी है, 7.5% है ना, DSP स्मॉल कैप सुंदरम। पब्लिक के पास अगर आप देखोगे तो ये मतलब ठीक है, आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 35% पब्लिक के पास है। अमृतांजन अगर आप वेबसाइट देखोगे तो प्रोडक्ट्स में यू कैन लुक एट दिस, तो ये आप देख लो, पेन मैनेजमेंट, कंजेशन मैनेजमेंट, नज़ल इनहेलर, कफ सिरप, ये सब कोल्ड रब, ये सब बनाते हैं, मूवमेंट्स हाइजीन। अदर प्रोडक्ट्स में आप देखोगे तो कॉर्न कैप्स, हैंड सैनिटाइज़र, बेवरेजेस, फ्रूटनिक। तो ये आप देख सकते हो कि एक डिसेंट कंपनी है और अच्छा कर रही है, और ये फ्लैट लाइन ब्रेकआउट होने वाला है। तो अगर ये 810 के आसपास कैसे बिहेव करता है, उसके बाद आप एक और डिसीजन ले सकते हो कि वेदर यू शुड ऐड मोर और नॉट। सो दैट वाज अबाउट द अमृतांजन। अच्छा, अमृतांजन हमने पहले भी इसकी बात की थी 26 नवंबर को 496 रुपये पे। तो ये 26 नवंबर, इफ़ आई गो टू 26 नवंबर, इट इज़ हियर, राइट। यहाँ पे हमने इसकी बात की थी, और उसके बाद आप कह सकते हो कि इसने कई महीने तक तो कुछ किया नहीं, बट दैट इज़ द नेचर ऑफ द मार्केट। यू कांट रियली डिसाइड कि यहीं खरीदेंगे अगले दिन बढ़ जाएगा, दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स आउट। सो ये मतलब आप देखोगे तो ये जो बाइंग थी वो बड़ी
कैंडल्स के साथ है, बड़े वॉल्यूम्स के साथ। जो सेलिंग थी इट वॉज़ वेरी स्मॉल। अच्छा, उस दिन स्टॉक ने लो तो बनाया 439 रुपये 40 पैसे का, लेकिन क्लोजिंग फिर भी 494 के अराउंड थी। इसका मतलब ये कि इनफ बाइंग है ना। तो ये ऐसा हो सकता है कि सडनली कोई डिसाइड करता है जिसके पास डिसेंट क्वांटिटी है, उसने आके बेच दिया, लेकिन जैसे ही प्राइस गिरा तो फिर जिनको ये पसंद है स्टॉक, बड़े लोगों को, उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा चीप हो गया, दे स्टार्टेड बाइंग, और फिर ये ऊपर आके क्लोज कर गया। फिर उसके बाद आप देखिए तुरंत शार्प रिकवरी, वी शेप, राइट, वी। तो ये ऐसा, ये बड़े अच्छे स्टॉक की अच्छी मतलब ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे लॉन्ग जा सकते थे, आप देखोगे तो ये, क्योंकि आप देखो ये कंसिस्टेंट डिसेंट साइज वॉल्यूम्स आर कमिंग और स्टॉक इज़ मेकिंग गुड ग्रीन कैंडल्स मोस्टली, तो यू कैन से कि इट विल डू वेल। अब ये अर्निंग्स की वजह से नीचे आया है, बट ये प्रॉब्ली मार्जिन की वजह से आया होगा, बट अब एक नया अर्निंग्स आ गया और इसका कुछ ऐसा एज सच इम्पैक्ट रहा नहीं है और फिर से फ्लैट लाइन ब्रेकआउट करने जा रहा है। सो ओवरऑल मार्केट इज़ टेकिंग थिंग्स पॉजिटिवली फॉर अमृतांजन। द नेक्स्ट स्टॉक इज़ एसकेएफ इंडिया। अच्छा, एसकेएफ इंडिया की बात करें तो थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं कि ये क्या है, करते क्या है। बेसिकली ये आप कह सकते हो कि कैपिटल गुड्स है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स, सॉल्यूशंस, ये सब बनाता है। एसकेएफ एबी ये मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी ये सब्सिडरी है। अच्छा, एसकेएफ एबी अगर आप देखोगे उनकी हिस्ट्री तो 110 साल पुरानी है, ठीक है। तो ये बनाते क्या हैं, बीरिंग्स, सील्स, लुब्रिकेंट सिस्टम, रोटेटिंग शाफ्ट, मशीन हेल्थ असेसमेंट। जैसे आप बड़ी बड़ी मशीनरी लगाते हो फैक्ट्री में, तो वो मशीनरी कैसा कर रही नहीं कर रही है वो भी आपको देखना होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है, जो हेल्थ उसकी असेस करनी, क्या ख़राब हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितने दिन चलेगा, तो वो सब के लिए ये असेसमेंट का सिस्टम ये सब करते हैं। तो ये इन्होंने रिसेंटली अभी क्या किया है कि एक अपनी B2B ई कॉमर्स की साइट भी लॉन्च की है, ताकि आप 24/7 एसकेएफ के जो जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं वो ख़रीद सकें वहाँ से जाकर। आते हैं सबसे पहले तो इनके चार्ट पे, फिर आएंगे थोड़े फंडामेंटल्स पे। तो मंथली पे अगर आप देखोगे तो ये बढ़िया ट्रेंड लाइन चल रही है। मोस्ट लाइकली ये ट्रेंड लाइन को ये ब्रीच कर रहा है, स्टॉक कर जाएगा तो यहाँ से ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अभी आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन अर्लियर इट यूज़ टू बी मच हायर, ये अगर आप ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये आप देखो, इन दोनों का स्लोप देख रहे हो, इसका स्लोप काफ़ी ज़्यादा है, इसका स्लोप काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली 2009-2010 के बाद जो डिकेड आया, दैट डिकेड वाज ऑफ कंज्यूमर बैलेंस शीट, है ना, और उसके पहले जो डिकेड था दैट वाज ऑफ कॉर्पोरेट बैलेंस शीट। तो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट का जो डिकेड था वहाँ पे आप देखोगे तो कैपिटल गुड्स की कंपनियों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी, बिजनेस बहुत अच्छा था, स्टॉक की परफॉर्मेंस इसलिए बहुत अच्छी थी। तो इसलिए ये हायर स्लोप का ट्रेंड लाइन है, ये लोअर स्लोप का ट्रेंड लाइन है। तो ये जो नया डिकेड है 2020 के बाद से 2030 तक, होपफुली ये कॉर्पोरेट बैलेंस शीट का होगा, तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये आप देखोगे तो वीकली में तो कुछ खास दिख नहीं रहा है। आप ये देखो यहाँ पे फरवरी में ब्रेकआउट हुआ, ये शायद वो वीक था जब बजट अनाउंसमेंट, बजट आया, तो उसके बाद है ना इसने बड़ा तेज़ी में बहुत मूव दिया, 1760 से हाई बना दिया 2500 का, और उसके बाद फिर थोड़ा करेक्शन, ये आप कह सकते हो कि सॉर्ट ऑफ रीटेस्ट है, और फिर ये अगेन अपवर्ड मूवमेंट में आ गया। अभी आप देखोगे तो ये हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज है, तो आप वीकली में बोल सकते हो ब्रेकआउट हो गया। डेली में भी आप देखोगे तो ये वॉल्यूम बहुत ही अच्छे हैं। और सबसे अच्छा, आप कोई ये भी मुझे आके कह सकता है कि ये यहाँ भी वॉल्यूम बहुत अच्छे थे, यहाँ तो वॉल्यूम जितने अच्छे थे उतने यहाँ भी नहीं थे, और यहाँ पे जो मूव है सिर्फ 6% का, यहाँ पे जो मूव था अपर सर्किट 20%। तो आप यहाँ क्यों नहीं खरीदे, यहाँ क्यों खरीदने की बात करो? अच्छा, यहाँ खरीदे होते तो ये फेल हो जाता ट्रेड। तो मतलब इसको कैसे समझें, इसको आपको ऐसे समझना चाहिए कि देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि स्टॉक कितना एक्सटेंडेड है। तो आप यहाँ होल्ड, आपने यहाँ पहले खरीद लिया है और आप होल्ड कर रहे हो क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज पे आ गया था, लो रिस्क एंट्री पॉइंट था, तो वो एक डिफरेंट बात है, तो आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्रेश बाइंग सजेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी एक्सटेंडेड है। वो एक्सटेंडेड आप कैसे देखोगे, ये आप देख रहे हो 50 डे मूविंग एवरेज जो कि मीडियम टर्म ट्रेंड बताता है, उससे प्राइस जो है 29% अप था, दैट वाज द डिफरेंस। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या डिफरेंस है, ये अभी अभी तो बेस पे ही था, 7-7.5% का डिफरेंस है, राइट। तो ये लो रिस्क एंट्री पॉइंट है अभी भी, तो ये आप थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि 29-30 के राउंड आता है, यू कैन एक्चुअली लुक टू ऐड इट
मतलब अच्छा दिख रहा है। आप थोड़ा और रिसर्च करना चाहो तो कर सकते हो। तो अमृतांजन में तो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो गया, तो आप देख लो। उसके बाद स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो 12% के करीब लगा दो, 11-12% का, इट विल बी एनफ। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप सिंपली आप देखोगे तो ये 50 डे मूविंग एवरेज उसने बहुत टाइम से रिस्पेक्ट किया, अप्रैल के बाद से, राइट, मई से इसने रिस्पेक्ट किया है। तो आप 50 डे मूविंग एवरेज के 3% नीचे है, राइट। तो अभी जो इसका 50 डे मूविंग एवरेज है 27-24 है। अब 27-24 का अगर आप 3% लगाओगे तो 90 रुपये, राइट। तो करीब 100 रुपये इसमें, तो 2630 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो यहाँ पे। और देखिए आप ये कहाँ चलता है, तो आप थोड़ा वेबसाइट वगैरह देख लेते हैं इनकी, या कुछ और देखने लायक है तो। एंड देन मूव टूवर्ड्स सेकंड स्टॉक। 15,000 करोड़ मार्केट कैप है, अगेन 40 पी है। तो आप देखो वो FMCG टाइप का बिजनेस है अमृतांजन, फिर भी वो चीपली ट्रेड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस। रीज़न ये है क्योंकि वो छोटी कंपनी है, ये बड़ी कंपनी है, ठीक है। और भी वजह हैं, उसमें से एक वजह होल्डिंग्स स्ट्रक्चर भी है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो ये सब डिमांड सप्लाई का गेम है। तो अगर सप्लाई नहीं है तो वो अपने आप प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करेगा, अगर इनफ डिमांड है तो आपको वो देखने की ज़रूरत है। इनका आप अगर आप देखोगे तो कुछ खास कुछ बुरा दिख रहा है नहीं। ROC सब डिसेंट है, ऑल टाइम हाई के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 10 साल का PE 30 के करीब है, तो ये मोमेंटम में ऑलरेडी स्टॉक, राइट। डेट है नहीं इनके पास कुछ खास, राइट। तो ये PE रेशियो अगर आप देखेंगे तो इनका जो मीडियन PE है दैट इज़ अराउंड 22 फॉर ऑल ऑफ द ईयर्स। अब अगर ऐसे देखें पिछले 3 साल में तो 32 का राउंड है, 5 साल में अगर देखें तब भी 32 का राउंड है। सेल्स मार्जिन ये अभी इम्प्रूव होंगे, है ना, अभी आया नहीं है बट विल इम्प्रूव। तो कुछ अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या होगा, ये 13% वाला क्वार्टर अगले क्वार्टर में जब रिजल्ट आएगा, सितंबर वाला निकल जाएगा, सो इट विल बी अ गुड क्वार्टर, है ना। नेक्स्ट क्वार्टर जब रिजल्ट आएगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा, दिस बेस विल गेट रिमूव्ड विच इज़ लो, और हायर वैल्यू आ जाएगी। तो फॉर द सेम PE स्टॉक हैज़ टू रन। अब ये ग्रोथ वगैरह आपको अच्छी नहीं दिखेगी, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि एक्चुअली इसमें मैनेजमेंट को फोकस चेंज करना पड़ा है। ये आप देखोगे तो कैपेक्स थोड़ा डिसेंट साइज़ का भी हो रहा है ना, रिसेंटली पिछले 3-4-5 साल में। बेसिकली मैनेजमेंट इज़ ट्राइंग टू ग्रो द कंपनी, ग्रोथ इज़ कमिंग बैक। अच्छा, ये स्टॉक प्राइस भी बता रहा है इतने साल बाद वो जो ट्रेंड लाइन कब से रिस्पेक्ट कर रहा था ये, ठीक है, पिछले 7 साल से, वो अब ये ब्रोक करके स्टॉक ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली मार्केट इज़ थिंकिंग कि मैनेजमेंट जो बोल रहा है कि ग्रोथ इज़ गोइंग टू कम बैक, डबल डिजिट ग्रोथ आ सकती है बिजनेस में, वो क्रेडिबल है, वो बात क्रेडिबल है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप ये देखो FIIs 5%, 28%, राइट, DIIs। तो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल्स लव इट। HDFC है ना, SBI, मीरा, UTI, फ्रैंकलिन, कोटक, न्यू इंडिया एश्योरेंस, DSP, राइट। तो यू हैव एवरीथिंग देयर, सो यू नेम इट, दे आर देयर। तो सिर्फ 15% फ्री फ्लोट है। तो अमृतांजन में ऑलमोस्ट 40%, 36-37% के अराउंड फ्री फ्लोट था। उसकी वजह से उसमें थोड़ा आप ये कह सकते हो कि टाइम उसमें मतलब स्टॉक प्राइस में उतनी तेज मूव नहीं आता, उसमें प्रीमियम वैल्यूएशन इसलिए उतने नहीं है जितने एस्केप इंडिया के हैं। तो आपको इसमें याद क्या रखना है, ये कॉर्पोरेट बैलेंस शीट का प्ले है कैपिटल गुड्स का, और इसमें गेम यही है। ये जो आप ये बीयरिंग्स और ये जो इनका जो ऑटोमोटिव सेगमेंट है ना, दे आर गोइंग टू रिड्यूस दैट एज अ परसेंटेज। अब ये नहीं कि उसका बिजनेस कम करना है, बंद करना है, नहीं नहीं, वो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बंद क्यों करना है। एक्चुअली इन्हें जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का सेगमेंट है उसको और तेज़ी से ग्रो करना है ताकि एज अ परसेंटेज वो बढ़ जाए। तो ये एक प्ले हो गया कैपिटल गुड्स का। इसके बाद नेशनल एल्युमिनियम। नेशनल एल्युमिनियम अगर आप देखोगे तो नाम से आपको क्या लगता है ना, शॉर्ट में लोग नाल्को बुलाते हैं, इसका सिंबल नेशनल ALU और समथिंग लाइक दैट है। तो ये बेसिकली मैन्युफैक्चर करते हैं, बेचते हैं क्या, एल्यूमिना और एल्युमिनियम, ठीक है। तो अगर आप इनको एल्यूमिना और बॉक्साइट में अगर देखोगे तो बॉक्साइट और होता है, मतलब शुड आई से एग्जैक्टली, और अतः इतना टेक्निकल जानने की ज़रूरत नहीं है, लीव इट। तो मेटलर्जिकल ग्रेड जो एल्यूमिना है और बॉक्साइट, इसमें ये लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है। अच्छा, ये लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में है। तो आप देखो कोई कमोडिटी बिजनेस है तो उसमें आप प्राइस तो खुद डिसाइड नहीं कर सकते, वो तो मार्केट डिसाइड करेगी, जो खरीदार है वो डिसाइड करेगा। लेकिन आप अपनी कॉस्ट अगर सबसे कम रखते हो तो जो अगर बिजनेस ख़राब होता है तो फिर क्या होगा, जो लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है वो तो वही बचेगा, बाकी सब तो पहले ही मर जाएंगे क्योंकि उनकी कॉस्ट हाई है उनसे बाकी सबसे, ठीक है। तो जिसकी हाई है कॉस्ट वो तो पहले निपट जाएगा, वो पहले बिजनेस छोड़ देगा। लेकिन जिसका सबसे कम पैसा खर्च होता है सेम प्रोडक्ट बनाने में, दैट बिजनेस विल बी लास्ट बिजनेस स्टैंडिंग। सो वो एक एडवांटेज होता है
लेकिन आप ये देखोगे तो ये जब अप साइकिल आती है ना, तो ये जो लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है ये इनिशियली दे स्टार्ट रनिंग, बट अल्टीमेटली वो जो बाकी है ना लगातार टाइप के बिजनेस है सेम सेगमेंट के, वो ज़्यादा रन करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो देयर। सो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। अच्छा, एल्युमिनियम में अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो लंदन मेटल एक्सचेंज है LME, वहाँ पे अगर आप एल्युमिनियम प्राइस देखोगे और इनका जो सेलिंग प्राइस है वो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट $80 से $100 का इनको प्रीमियम प्राइसिंग मिलता है प्रोडक्ट की वजह से इनका। लेकिन जो आप अगर मेजर रेवेन्यू देखोगे तो वह एल्यूमिना से आता है, एल्यूमिनियम से कम आता है। लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम की डिमांड बढ़ते हुए समझते हैं कि डिमांड बढ़ेगी, प्राइस वहीं होल्ड करेंगे या और बढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप एल्यूमिना पे भी बुलिश हो। अच्छा, इसमें चाइना में रिसेंटली ये लास्ट जुलाई और अगस्त अभी फ्लड्स आ गए थे, तो उसकी वजह से लेड और एल्युमिनियम की सप्लाई में प्रॉब्लम आ गई थी। उसकी वजह से ये एक और इसको काफ़ी आप कह सकते हो कि नेशनल एल्युमिनियम को एडवांटेज मिला। अच्छा, लेड में प्रॉब्लम आई उसकी ही वजह है कि बाकी जो कमोडिटी स्टॉक्स थे दे वर नॉट डूइंग रियली ग्रेट, बट ये ग्रेविटा ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट देने वाला है, ये हमने डिस्कस किया था। अगर आप देखोगे तो शायद वो 11वां या 12वां एपिसोड था स्टॉक पे चर्चा का, उसमें हमने ग्रेविटा इंडिया को डिस्कस किया है। तो आप ये देख सकते हैं इसने काफ़ी जल्दी है ना रिकवरी दिखा दी और ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है ग्रेविटा ने। तो आप ये लेड का प्ले है। तो अब आ जाते हैं वापस से नेशनल एल्युमिनियम पे और इनका पहले चार्ट एनालाइज करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या है। तो अगर आप मंथली पे देखोगे तो ये तो अभी 2018 के हाई से फ्लड करके नीचे आ गया है और अभी इसका ऑल टाइम हाई अगर आप देखोगे तो वो काफ़ी आगे है, 140 के आसपास में है। वीकली में अगर हम देखते हैं तो ये देखिए डीप वैल्यू बाइंग जोन है, 200 वीकली मूविंग एवरेज, वहाँ पे स्टॉक ने काफ़ी डांस किया है, फिर आ गया है ऊपर। अगर आप डेली पे जाते हैं तो ये ट्रेंड लाइन इसने बहुत अच्छी रिस्पेक्ट की है। तो ये मतलब जस्ट बिकॉज स्टॉक गिर रहा है, गैप डाउन हो गया, तो आपको डरना नहीं है, आपको थोड़ा सा प्राइस सेक्शन के टूल्स भी एम्प्लॉय करने हैं ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस मूविंग एवरेज के हिसाब से, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, तो ये सब आपको देखने की ज़रूरत है बिफोर यू डिसाइड टू सेल और बाई और ऐड। वो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जस्ट बिकॉज कुछ गिर गया या बढ़ गया तो उसके बेसिस पे आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो नेशनल एल्युमिनियम अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से फ्लैट लाइन ब्रेकआउट है, ये 86 85 है ना, 85 इज़ ऑल्सो डिसेंट नो प्राइस पॉइंट। अगर आप ये देखोगे तो 84 या सो ये जो गैप डाउन हुआ था उसके बाद से ये हाईएस्ट एवर डेली क्लोज है और ये बहुत अच्छे वॉल्यूम पे आया है। सो इट शुड डू वेल। ये बड़ा चीप एल्युमिनियम का प्ले है इंडिया से। सो दैट इज़ द स्टोरी। अच्छा, एक ये छोटी बात थी, हमने इनिशियली बात की थी जब मूविंग एवरेजेस की, आई सेड कि विल टॉक अबाउट इट लेटर। तो इसमें क्या बात करनी है कि ऐसा क्या है कि ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेजेस दे बोथ रिप्रेजेंट द ट्रेंड, बट थोड़ा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है, देखिए जो ट्रेंड लाइन होती है ना उसकी स्लोप कांस्टेंट होती है। स्लोप क्या होती है? स्लोप ये होती है कि जो फ्लैट लाइन है, ये आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, अभी नहीं दिख रही होगी तो अब दिखने लगेगी, ये आप देख रहे हो ये, और ये आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, तो इसके बीच में ये जो एंगल है दिस ये जो एंगल है ना, इस एंगल की वैल्यू डिसाइड करती है कि उसका स्लोप कितना है। तो अगर आप ये देखोगे तो इसका एंगल तो कांस्टेंट रहेगा, राइट, क्योंकि ये आप फ्लैट लाइन से जो इसकी दूरी है हर एक प्राइस पॉइंट की, तो इस पर जो एंगल बनेगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो क्योंकि ये जो दिस डिवाइडेड बाई दिस, ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, इसकी वजह से वो एंगल सेम है। तो ये आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। लेकिन जो 50 डे मूविंग एवरेज है उसके लिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? जो 50 डे मूविंग एवरेज है उसके लिए ऐसा इसलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज वो पूरा हिस्ट्री नहीं लेता है। तो जो ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करते हो, स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, वो जहाँ से आपने ड्रॉ की है, जहाँ तक आपने ड्रॉ की है, वो पूरे प्राइस पॉइंट को कंसिडर करता है, उसके हिसाब से ड्रॉ करता है। जो एंगल बनता है उसके हिसाब से बनता है, राइट। या इनिशियली जो 2 प्राइस पॉइंट है आप उनको भी बोल सकते हो कि उनके हिसाब से एंगल डिसाइड हो जाता है और फिर आप वो एक्सटेंड कर देते हो। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो 50 डे मूविंग एवरेज वो तो सिर्फ पिछले 50 दिन का प्राइस पॉइंट लेकर डिसाइड करता है कि किस एंगल से वो बढ़ेगा, तो उसकी वजह से थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो जब स्टॉक ज़्यादा तेज़ी से परफॉर्म करेगा, जैसे यहाँ उसने किया है स्टॉक ने, तो ये ट्रेंड लाइन थोड़ी ना चेंज होगी, उसका एंगल तो सेम है, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज वो थोड़ा फास्ट प्राइस को कैप्चर करेगा, तो उसको थोड़ा ऊपर वो चला जाएगा। तो वही है, ये आप देख सकते हैं। सो दैट वाज अबाउट द नेशनल एल्युमिनियम। थोड़ा सा देख लेते हैं अगर नंबर्स में कुछ दिखता है तो 15-16 हज़ार करोड़ मार्केट कैप है, बुक वैल्यू 60 के अराउंड, स्टॉक भी 9.5। यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स, राइट। कमोडिटी बिजनेस, ROE ROC बहुत अच्छे नहीं है। प्रोमोटर इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है।
51.3%। अच्छा, ये इनको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज नहीं बोलना चाहिए, दे आर गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज, राइट। जो पब्लिक सेक्टर पब्लिक लिस्टेड कंपनी है वो है ना, जैसे HDFC, रिलायंस, ये तो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है ना। यू शुडंट रियली कॉल दम डेफिनेशनली, दीज आर नॉट रियली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। एनीवे, सो जैसे ये अभी PSU का वो डिवेस्टमेंट और मोनेटाइजेशन, एसेट मोनेटाइजेशन प्लान का जो बात चल रही है, उसमें बहुत से लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो फ्रीजिंग का इशू है ना। ये जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, दे आर नॉट पब्लिक एसेट्स, दे आर गवर्नमेंट कंपनीज, दैट इज़ द डिफरेंस। और जब आप वो बेचते हो, उसका मतलब ये नहीं कि कोई बाहर ही आके आपको कॉलोनियल है ना पावर आके ख़रीद ले रही, नहीं, वो आपके ही लोग खरीद रहे हैं यहीं पे, विच विल बी मोर इन्फॉर्म्ड, बेटर इन्वेस्टर्स, ठीक है। दे विल एक्सट्रैक्ट द एफिशिएंसी आउट ऑफ द सिस्टम, आउट ऑफ द कंपनी, आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट इज़ एक्चुअली अ गुड डिसीजन, नॉट बैड। एनीवे, so you see nothing great, but you see the these numbers, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, दिस इज़ इम्प्रूविंग क्वाइट वेल। अभी जून में थोड़ा सा डाउन हो गया ये अब, लेकिन अगले क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो ये 12% लो बेस, इट विल गो आउट, तो दैट विल इम्प्रूव द रिजल्ट्स फर्दर। बट ये आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कमोडिटी बिजनेस है, रिजल्ट अच्छे आते रहेंगे, फिर भी स्टॉक गिरने लगेगा तो यू शुड एक्चुअली एग्जिट। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये देखो आप, इनका अच्छा खासा कैपेक्स करते रहते हैं, अभी चल रहा है इनका कुछ कैपेक्स, तो उससे भी थोड़ा सा हो जाएगा। प्रोमोटर्स का 51%, FIIs DIIs है ना ऑलमोस्ट 20% ओन करते हैं, तो पब्लिक के पास कुछ 28% बचती है, जिसमें से 4% 5% ये गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी है, 2 इनके पास चला जाता है, तो एक्चुअली 22-23% ही बचता है। अच्छा, एलुमिनियम के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ी ये भी बात कर लेते हैं कि एलुमिनियम लाइटेस्ट एलिमेंट नहीं है, दैट वुड बी रॉन्ग टू से, बट वो वन ऑफ द लाइटेस्ट एलिमेंट है। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आप बना रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या है, यू डोंट हैव एनी रनिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। आप एनर्जी स्टोर करते हो, फिर आप उसको यूज़ करते हो। तो जब जब आप स्टोर करोगे तो आप कोशिश करोगे कि जो स्टोर्ड एनर्जी है वो ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ हो। लेकिन अगर आपके पास जो इंटरनल कंबशन इंजन है, ICE, उसमें क्या करता है, उसमें आपके पास रनिंग सोर्स होता है, पेट्रोल, डीजल, कोई ना कोई चीज़ आप बर्न करते हो, उससे एनर्जी आप प्रोड्यूस करते हो, तो वहीं पर आप प्रोड्यूस करो। तो ऐसा नहीं कि वहाँ एफिशिएंसी का इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आप उतना एज ए मैन्युफैक्चरर उतना आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि आप देखो अल्टीमेटली पेट्रोल डीजल आप आसानी से भरवा लोगे। अब बैटरी खत्म हो गई बीच में, उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो EV आने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो चाहे बैटरी BEV हो या हाइब्रिड हो या दूसरे हो, उन सब में एलुमिनियम का काफ़ी यूज़ होने वाला है। तो एलुमिनियम हैज़ दैट स्ट्रक्चरल ग्रोथ कॉम्पोनेंट अटैच टू इट, विच इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टोरी। अच्छा, चूँकि पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो ज़्यादातर गवर्नमेंट्स दे आर वेरी फोकस्ड, दे आर सेइंग कि सब्सिडाइज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो फिर है ना पीपल डोंट हैव एनी इशू टू बाई देम, क्योंकि अल्टीमेटली एज अ सिटीज़न यू वांट कि आपको जो काम करवाना है वो कितने कम पैसे में हो जाता है, कितना अच्छा क्वालिटी का होता है, उन दोनों के बीच में आपको बैलेंस चाहिए, दैट्स इट। तो अगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ करे तो आपको चीपली मिलेगा, वो बात अलग है कि आपके टैक्स से ही तो सब्सिडाइज़ कर रहे हैं ना। आपके मतलब ये हो सकता है कि इंडिविजुअली आपका ना हो या आपका ज़्यादा हो, दैट्स अ सेपरेट इशू। बट गवर्नमेंट के पास अपना कोई खुद का पैसा तो है नहीं, वो टैक्स के ही पैसे तो यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो वुड यू बी हैप्पी कि आपके टैक्स से पैसे से एक्चुअली एक नेसेंट इंडस्ट्री है जो एक्चुअली प्रॉफिटेबल नहीं है, और उसको सब्सिडाइज़ कर रहे हैं ताकि ओला और ये सब लोग थोड़े बहुत प्रॉफिट कमा पाए। सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन टू एक्चुअली थिंक अबाउट इट। डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पार्ट। So that was about the national aluminum, point being 85. Stop loss you can take, आप ये ले लो तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये काफ़ी नीचे है बट स्टिल दैट इज़ एक्चुअली ग्रेट स्टॉप लॉस। तो आप ये देखोगे तो क्लोजिंग इसका 73.30 था, तो आप ये ले लो स्टॉप लॉस 73 के नीचे क्लोजिंग का। Let's see how it goes. So that is about national aluminum. Then the last stock that I have to talk about is Vishnu Chemicals. Okay, so before I do that, so there is this one a segment which is booming, shipping में क्या होता है, आप शिप्स होते हैं आपके पास और आप जो है सामान लाते ले जाते हो, राइट। फ्रेट मूव करते हो आप, है ना। तो आप देखोगे तो जो ज़्यादा बल्क ऑफ द गुड्स मूव होता है दुनिया में, दैट इज़ वाया सी रूट्स। तो आप देखोगे जैसे चाइना के लिए अगर आप देखोगे तो मलाक्का स्ट्रेट, मलाक्का स्ट्रेट इज़ अ नैरो सीवे, जहाँ से चाइना का ऑलमोस्ट 80 to 90% गुड्स मूव होता है। तो वो
आप देखोगे तो इसलिए पोर्ट्स वगैरह हिस्टोरिकली आप देखोगे तो जो भी रीजन इकोनॉमिकली और अदरवाइज, चूँकि अगर कोई जगह इकोनॉमिकली बड़ी अच्छी है तो फाइनेंशियली वहाँ पे लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छा हो सकता है लोगों का, तो लोग वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। तो वो सिविलाइजेशनली भी अगर आप देखोगे तो वो प्लेसेस रहे हैं, चाहे वो हड़प्पा हो चाहे जो कोई भी सिविलाइजेशन आप देखोगे, तो वो नदियों के किनारे इसलिए होते थे क्योंकि यू नो वाटर बॉडीज़, वाटर रिसोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सो मेनी थिंग्स, है ना। और लेटर ऑन ट्रेड्स के लिए, ट्रेड रूट्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है हमें, और वो मॉडर्न टाइम्स में भी बदला नहीं है। तो जो शिपिंग में क्या होता है कि लेट्स से कि आपके पास भाई ये एक कंट्री है, लेट्स से इंडिया, ठीक है, इंडिया दैट इज़ भारत, ये एक दूसरी कंट्री है यूएस। आप कुछ सामान बनाते हो, ये सामान आपके ये पोर्ट्स हैं, राइट, ये यूएस में पोर्ट्स हैं, राइट। अब ये सामान आपको यहाँ से यहाँ ले जाना है तो आप शिप्स में लेके जाओगे, ठीक है, गुड, तो ये चला जाएगा सामान। समस्या है कि अगर यहाँ से यूएस से सामान नहीं है जो आपको इंडिया लाना है, तो आपके शिप्स खाली आएंगे, कंटेनर्स खाली आएंगे, तो आप क्या करोगे, जो वो शिप ओनर है जो मैनेज कर रहा है लॉजिस्टिक्स, वो ज़्यादा चार्ज करेगा, कहेगा हम जब सामान ले जाएंगे इधर से तो उधर से हमको कुछ मिलता नहीं है, हम आप ही से लेंगे, फिर वो है ना खर्चा। जैसे वो कई बार होता है ना, आप आउटर प्लेस में जाते हो जहाँ पे ज़्यादा सवारी नहीं होती, तो वो ऑटो वाला आपको बोलता है कि वापस आएंगे तो हमको सवारी नहीं मिलेगी, तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो वैसा दैट काइंड ऑफ, यू नो। अच्छा, ये आप ऐसा नहीं है कि ये शिप्स इतने आसान है बनाना कि सडनली आप कैपेसिटी इंक्रीज़ कर दो, तो अनलाइकली कि इतनी जल्दी शिपिंग इंडस्ट्री में जो प्रॉफिटेबिलिटी वापस आ रही है वो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, अनलाइकली। तो इतनी जल्दी यहाँ पे आप कैपेसिटी इन्हांस नहीं कर सकते। तो शिपिंग इंडस्ट्री एज अ होल इज़ लुकिंग गुड। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ट्विटर में टैग करके बताइए कि आपको कौन सा स्टॉक पसंद है, और फिर हम देखते हैं कभी उसमें मौका मिलता है तो कुछ डिस्कस करेंगे। एनीवे, सो लेट्स मूव बैक टू विष्णु केमिकल्स। विष्णु केमिकल्स, बिफोर आई लुक एट द चार्ट, फर्स्ट आई लुक एट द फंडामेंटल्स। 740 करोड़ मार्केट कैप, 620 रुपये प्राइस है, 22 के अराउंड पी है। पी डोंट लुक एट देम अनलेस यू नो द अर्निंग्स कितनी नॉर्मलाइज है। हाई प्रमोटर होल्डिंग है ना, फुल। डेट टू इक्विटी बड़ा हाई है, राइट। तो इसकी वजह से प्लेज भी हो गया इनका, ये देखिए प्लेज अभी तो काफ़ी कम हो गया, अर्लियर इट यूज़ टू बी ऑलमोस्ट 99% समथिंग लाइक दैट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट यूज़ टू बी वेरी हाई। सो अभी ये स्टॉक प्राइसेस ऊपर आ गया तो मे बी इट हैज़ हेल्प्ड। 10 साल का पी अगर आप देखोगे तो 10 के होता था, अभी 22 हो गया 10 से, विच इज़ लाइक स्टॉक इज़ इन मोमेंटम। कंटिजेंट लाइबिलिटी इज़ नॉट ह्यूज, तो ये भी एक अच्छी बात है। अगर हम देखें तो ये एबिट बनाते हैं कुछ 70 करोड़ का, और 25 करोड़ तो इंटरेस्ट ही पे करना पड़ता है। तो आप समझ रहे हो, ये होता है हाई डेट कंपनी में, ज़्यादातर आप जो कमाते हो वो इंटरेस्ट में चला जाता है। लेकिन आप ये देखोगे ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो गया अभी अभी, ठीक है। लेकिन वो जो पिछला ऑल टाइम हाई था, दैट वाज मेड बिकॉज इट वाज हाई पी, नॉट बिकॉज ईपीएस बढ़ा था। ईपीएस तो अभी ज़्यादा है, राइट। मार्जिन अगर आप देखोगे तो ये अभी 13.5% के आसपास में है, पहले भी इतना ही होते थे, ठीक है। तो मार्जिन्स हैव नॉट रियली इम्प्रूव्ड, सेल्स बढ़ी है, इसका मतलब ये। तो ये आप देखें तो बैलेंस शीट में कुछ खास दिख रहा है नहीं। कैश फ्लो पॉजिटिव रही है कंपनी, विच इज़ अ गुड न्यूज़। जनरली कई बार ऐसा होता है कमोडिटी बिजनेस में, केमिकल्स यूज्ड टू बी प्रिटी कमोडिटाइज्ड बिजनेस, प्राइस टेकर्स होते थे, वो प्राइस नहीं सेट करते थे, अभी थोड़ा ठीक हो गया। एनीवे, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे आशीष कचोलिया मस्ट बी देयर, राइट, ऑलमोस्ट 5%। तो आपके पास बचता कुछ 20% है जो फ्लोट है। 800 करोड़ मान लेते हैं आप, तो आप देख लो 150 करोड़ का करीब करीब फ्री फ्लोट है इस कंपनी में। सो दैट्स इट। अभी लिखा जरूर है स्पेशलिटी केमिकल, बट वट एवर आर अंडरस्टैंडिंग इज़ ये कुछ ऐसा है नहीं। इसका जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, वो टेक्नोक्रेट है मैनेजमेंट। उनका बेटा इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट्स में ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। दे आर ट्राइंग टू अंडर कट द चाइना। तो आप चाइना को अंडर कट करना तो आपको प्राइसिंग और क्वालिटी, मतलब क्वालिटी में तो आप तब भी मैनेज कर लोगे चाइना के ऊपर, लेकिन प्राइसिंग आपको बड़ी अच्छी करनी पड़ेगी, वरना कोई क्यों आपसे खरीदेगा। अगर आप मेनली देखोगे तो दे आर इनटू द क्रोमियम बेस्ड केमिकल्स, है ना। क्रोमियम, अगर आप क्रोमियम नहीं समझते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि क्रोमियम में बाथरूम में जो एसेसरीज होती है, फिटिंग्स होती है, जो बहुत चमकीला सा, जो उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है ना, वो क्रोमियम बेस्ड केमिकल्स की होती है, वो क्रोमियम की होती है, जो बहुत चमकीली सी सरफेस होती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्रोमियम एक मेटल है, 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो आप लास्ट में देखोगे तो क्या होगा, 2 8 8
तो 6 बचेगा राइट। अब 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट में बचेगा, 8 होना चाहिए, तो आप दे सकते हो उसको +2 है ना। अब लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री है, जाने दीजिए, +3 भी हो सकता है, तो +2 नॉर्मली होता है, +3 भी हो सकता है। एनीवे, सो इट इज़ अ मेटल। और अब आप ये देखो, अगर उसकी वैलेंसी पॉजिटिव है तो इट विल बी अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट राइट। तो ये काम जो क्रोमियम बेस्ड केमिकल्स हैं वो यूज़ कहाँ होता है? लेदर टैनिंग्स में, पेंट में, पिगमेंट में, डाई स्टफ में, फोटोग्राफिक फिल्म में। तो ये सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यूज़ होता है, जो सबसे पहले बताया था, बाथरूम फिटिंग्स में, एसेसरीज़ में जो आप देखते हो, तो वो सब चीज़ें हैं। ये क्रोमियम और बेरियम है ना, मोस्टली क्रोमियम का है, बेरियम का इन्होंने पिछले 4-5-6 साल हुआ होगा इसमें स्टार्ट किया है। मोस्टली ये इन्होंने क्रोमियम पे ही काम किया है। काफ़ी हैवी वेबसाइट बनाई है। ये आप देखिए ना, लेदर टैनिंग, क्रोमियम एसिड है ना, ये आप देखो, ये चमकीला सा सोडियम डाइक्रोमेट, ये फार्मा में यूज़ हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ऑक्साइड ग्रीन, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आप ये देखिए, बेरियम कार्बोनेट है ना, तो ये बेरियम में कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, दिख भी रहा है आपको यहाँ पे। सो दैट वाज अबाउट स्टॉक पे चर्चा एपिसोड नंबर 15. I hope you learned something, you liked things, and this will improve your trading style and trading returns. So if you like this video, please subscribe to the channel. If you have any question, please feel free to ask in the comment section. और अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ और आपके पास कोई सवाल है, बीच में वीक के बीच में आता है, यू कैन टैग अस ऑन ट्विटर एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस देयर ऑल्सो. सो thank you so much for giving your valuable time on Sunday evening.